प्रदीप पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि की जरूरत क्यों पड़ी? शब्द निर्माण की प्रक्रिया अगर हम देखें, अर्थात हिंदी में हमें जो शब्द का निर्माण करना पड़ता है, नए नए शब्दों का निर्माण करना पड़ता है, तो इसके अंतर्गत 4 तरह से हिंदी में शब्द निर्माण होता है। एक संधि के द्वारा, दूसरा समास के द्वारा, तीसरा उपसर्ग के द्वारा और चौथा है प्रत्यय के द्वारा। अर्थात शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत ये 4 चीजें आएंगी: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इन्हीं में से पहला है संधि और आज हम इसको पढ़ते हैं। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण होगा। संधि का अर्थ क्या हुआ? संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़ या जोड़ना। तो किसका जुड़ाव, क्या चीज जोड़ना? तो जब कभी आप देखते होंगे कि जब दो शब्द या इसको हम लोग व्याकरणिक भाषा में पद भी कहते हैं, जब दो शब्द या पद, एक मान लीजिए एक शब्द ये है और दूसरा शब्द ये है, जब दो शब्द एक दूसरे के पास आते हैं, जब दो शब्द एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रथम शब्द का, ये कौन सा शब्द है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से मेल होता है और मेल के कारण इसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन उत्पन्न होता है और परिवर्तन के कारण ही ये जुड़ जाते हैं। इसी विकार जन्य परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। इसको और सरल भाषा में अगर हम देखें तो हम किसको कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब कैसे देख लेते हैं इसको? जैसे बहुत प्रचलित एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है विद्या धन आलय। अब यहां पर अगर देखें तो अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण कौन सा है? बड़ा आ। यहां पर देखें तो अंतिम वर्ण कौन सा है? बड़ा आ। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अभी चर्चा करेंगे। बनेगा क्या? बड़ा। और दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे? ये विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। अब मान लीजिए एक शब्द और लेते हैं, शोक आकुल। दूसरा शब्द है शोक और दूसरा शब्द क्या है? आकुल। शोक आकुल। अब अगर इसको हम एक साथ बोलें, दोनों पास पास आए, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इसमें क्या है? का में हलंत नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि का में हलंत नहीं लगा, इसका मतलब आ छुपा हुआ है। इसमें हलंत लगाकर इसको क्या करेंगे? आ अलग कर लेंगे। तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आ। और इसका प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो जब हम दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? शोकाकुल। क्या हो जाएगा? शोकाकुल। तो इस तरह से जब दो शब्द पास पास आते हैं, अभी हम ये समझ रहे हैं कि संधि है क्या, अभी हम ये नहीं समझ रहे हैं कि कैसे इस हुआ। इस बहुत आसान है। अभी आप देखेंगे कि बिना एक सूत्र रटे आप पूरी संधि को बड़े आराम से समझ जाएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि संधि कहते किसे हैं। तो जब दो शब्द पास पास आते हैं या दो पद पास पास आते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के बीच में मेल होता है। मेल के कारण विकार उत्पन्न होता है। इसी विकार जन्य परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इसको हम देखें तो मुख्यतः संधि कितने प्रकार की हो सकती है, इस पर विचार करें हम। तो संधि वर्णों के बीच में होती है। आप जान गए कि वर्णों के मेल से ही संधि होती है। तो अगर हम देखें तो एक तो स्वर के बीच में हो सकती है, दूसरा स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर के बीच में हो सकती है और तीसरा विसर्ग और स्वर व्यंजन के बीच में हो सकती है। अर्थात अगर हम इस तरह से विचार करें तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी। पहला होगा आपका स्वर संधि, दूसरा होगा आपका व्यंजन संधि और तीसरा होगा आपका विसर्ग संधि। तीसरा होगा आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जैसा नाम हो वैसा गुण। अर्थात इसमें क्या होगा, जो दो शब्द होंगे तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या होगा? स्वर होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होगा? स्वर होगा। जैसे जो एग्जाम्पल हमने लिया था अभी, शोकाकुल और विद्यालय, तो शोक धन आकुल, इसमें भी छोटा बड़ा का मेल हो रहा था और विद्या धन आलय, बड़ा बड़ा का मेल हो रहा था। तो इसलिए ये कौन सी संधि थी? स्वर संधि। अर्थात जब दो स्वर वर्णों का मेल हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। जब दो स्वर वर्णों का मेल हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि।
अब व्यंजन संधि क्या होगी? जब स्वर या व्यंजन या व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर का मेल होगा तो वहां पर कौन सी होगी? व्यंजन संधि। बहुत विस्तार से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, कुछ भी बचेगा नहीं। विसर्ग में क्या होगा? एक तरफ विसर्ग होगा, दूसरी तरफ स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक है कि इसका पहला जो शब्द है उसी का अंतिम वर्ण क्या होगा? विसर्ग होगा। पहला जो शब्द है उसी का अंतिम वर्ण क्या होगा? विसर्ग होगा। तो स्वर संधि क्या होगी? जब स्वरों का मेल होगा। व्यंजन संधि क्या होगी? जब स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर या व्यंजन स्वर या व्यंजन व्यंजन का मेल होगा। और विसर्ग क्या होगा? एक तरफ विसर्ग होगा, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन होगा, तो उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। अब हम लोग देखते हैं, यहां पर सबसे पहला शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं पहला स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। तो पहला यही समझ लीजिए, स्वर संधि। स्वर संधि थोड़ा और इधर लिखते हैं, स्वर संधि। इसमें पहला है स्वर संधि। अब स्वर संधि से तो एक बात स्पष्ट है कि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से, दोनों स्वर ही होंगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, दोनों में मेल होगा, दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला जो इसमें है, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है आयाद संधि। पांचवा है आयाद संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? जब एक ही प्रकार के दो स्वर, जब एक ही प्रकार के दो स्वर मिले तो वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। एक ही प्रकार से मतलब यह है कि जैसे जब हम स्वर पढ़ रहे थे, स्वर जब हमने पढ़ा था तो स्वर के हमने तीन प्रकार पढ़ा था। पहला कौन है? ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है ह्रस्व दीर्घ, और तीसरा कौन सा है? प्लुत स्वर। हाँ, तीसरा है प्लुत स्वर। आपके लिए सूचना और है कि आपकी मध्यकालीन भारत की जो क्लासेस चल रही थी वो भी कंटिन्यू होंगी, और मंडे से वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मतलब मंडे से ट्यूसडे से आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी मध्यकालीन भारत की। और वो पहले कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत तक, और साथ साथ ये हिंदी चलती रहेगी, और मुश्किल से 20-22 क्लास में पूरी खत्म हो जाएगी हिंदी। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि और कोई बात यहाँ करनी नहीं है। ये ऑनलाइन क्लास का एक फ़ायदा रहता है कि इसमें फालतू की चीज़ें जो होंगी वो हम काट भी देंगे, तो बड़े शार्ट तरीके से और बहुत बढ़िया से हम लोग इसको समझ जाएंगे। तो अब ये यहाँ पर देखिए आप, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर थे? आप जानते हैं कि छोटा आ था, मतलब इसको आ बोलेंगे, ई, उ और री। ये कौन से स्वर थे? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर में कौन कौन थे? ए, बड़ा आ, बड़ा मतलब आ, ई मतलब बड़ी, ई, उ अर्थात बड़ा उ, ए, आए, ओ और आओ। आओ यहां लिख देते हैं, देखिए आओ। तो यहां पर अगर आप देखें तो दीर्घ कैसे बनाइए? दो ह्रस्व स्वर से। ह्रस्व स्वर को हम कहते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4, आ, ई, उ, री। ठीक है। ह्रस्व स्वर से जिनमें दुगना समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसके क्या हो गया? दीर्घ स्वर। मतलब ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना का मतलब ये जो बड़ा आ बना हुआ है ये किससे बना होगा? छोटा आ प्लस छोटा आ। अब इसको बहुत विद्वान कहते हैं कि इसको आ बोलना चाहिए, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए हम लोग ये बोलते हैं आ, छोटा आ, बड़ा, ये सब सारी चीजें। बाकी है ये आ और ये क्या है? आ। बड़ी किससे बना है? ई और प्लस ई, अर्थात छोटी प्लस छोटी। ऊ किससे मिलकर बना है? ऊ प्लस ऊ से। ए किससे बना है? आ प्लस ई से। आई किससे बना है? आ प्लस ए से। और ओ किससे बना हुआ है? ये ओ बना हुआ है आ प्लस ऊ से। और औ किससे बना है? आ प्लस ओ से। ये चीजें आप वर्ण विचार वाले चैप्टर में हम उसको समझा भी चुके हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? आ, ई, उ, री। और इसी से ये दीर्घ बना, ये दीर्घ बना, ये दीर्घ बना। तो अर्थात यहां पर क्या होगा? इसका नाम है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का मतलब यह हुआ कि यहां पर दो जब ह्रस्व स्वर का मेल होगा तो बनेंगे वहां क्या? दीर्घ ही बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। तो यहां पर इधर की तरफ छोटा आ सकता है,
या फिर इधर की तरफ बड़ा आ सकता है, या इधर की तरफ बड़ा आ सकता है, इधर की तरफ छोटा आ सकता है, या इधर की तरफ छोटी आ सकता है, इधर की तरफ बड़ी आ सकता है, या इधर की तरफ बड़ी आ सकता है, इधर की तरफ छोटी आ सकता है, या फिर छोटी और छोटी भी आ सकता है, ये भी एक कंडीशन। ये 3 कंडीशन बनेंगी और यहाँ पर भी छोटा और क्या आ सकता है, छोटा। और इधर अगर देखें तो छोटा ऊ, फिर क्या आ सकता है, बड़ा ऊ, फिर इधर बड़ा ऊ या फिर इधर छोटा ऊ, फिर उसके बाद में छोटा ऊ और छोटा ऊ। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये हो सकता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ये हो सकता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये हो सकता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ये हो सकता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ये, ऐसे इसे आगे भी समझिए। लेकिन बनेंगे क्या हमेशा, छोटा बड़ा या छोटा छोटा मिलेगा तो बनेगा हमेशा दीर्घ, क्योंकि इस संधि का नाम ही है दीर्घ संधि। अगर छोटी और बड़ी या छोटी छोटी बनते हैं तो बनेगा हमेशा क्या, दीर्घ बनेगा। दीर्घ बनेगा मतलब बड़ी ही बनेगा। छोटा ऊ अगर मिलते हैं तो बनेगा क्या, हमेशा बड़ा ऊ, क्योंकि ये दीर्घ है। अर्थात इस संधि के अनुसार ही ये व्यवहार करेगा, क्या बनेगा, ये दीर्घ बनेगा। तो बस दीर्घ संधि यहीं पर खत्म है कि समान वर्ण मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण समान वर्ण होंगे, और दोनों जब मेल होगा वहां पर, समान मतलब यहाँ छोटा बड़ा दोनों ये समान ही है। समान मतलब ये दो, ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है, इतना ही अंतर, लेकिन है समान। बाकी और कोई नहीं लेंगे यहाँ पर, ये सब ये सारी चीजें नहीं, बस केवल कौन, यहाँ आ, ई और उ, यही। ऋण का दीर्घ बनता नहीं है। संस्कृत में संधि होती है कि ऋण और ऋण मिलकर क्या बना देते हैं, जैसे ये री है, ये ऋण है प्लस ये ऋण है, तो ये दोनों मिलकर बड़ा ऋण, दीर्घ ऋण बनाते हैं। दीर्घ ऋण मतलब इस तरह से मात्रा लगी होती है। इसको भी देख लेंगे हम लोग, लेकिन यह मुख्यतः कहां पर, संस्कृत में। हिंदी में इस तरह की संधि नहीं होती। संस्कृत की संधि वास्तव में, संधि किससे रिलेटेड है, संस्कृत से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर जब समान वर्ण, दोनों तरफ समान वर्ण होंगे और उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दीर्घ में। जैसे हमने कहा था शोक धन आकुल, शोक धन आकुल क्या हो गया था, शोकाकुल। एक मान लीजिए है रचना धन अवली, रचना धन अवली, तो रचना में बड़ा इधर और आ, बंद क्या जाएगा, रचना अवली। इस तरह से विद्याधन आलय, विद्यालय, हिम धन आलय क्या हो जाएगा, हिमालय। ये सब किसके, दोनों तरफ जब एक ही प्रकार के वो स्वर आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ। कौन सी संधि होगी वहां पर, दीर्घ संधि। तो अभी तक जैसे आपने देखा कि संधि क्या है, तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। क्या जोड़ना, दो शब्दों का मेल होगा, और प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, अर्थात दो वर्णों का मेल होगा, तो वहां पर क्या होगी, संधि होगी। संधि कितने प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। शब्द पर आप ध्यान दीजिए, स्वर संधि का मतलब जो स्वरों के बीच में मेल होगा, व्यंजन संधि का मतलब स्वर व्यंजन या व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर के बीच में मेल होगा, तो वहां पर क्या होगी, व्यंजन संधि। विसर्ग क्या होगा, विसर्ग के अंतर्गत क्या होगा, एक तरफ विसर्ग होगा, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर पहला हम लोग देख रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार के, ये याद रखिएगा, दीर्घ गुण वृद्ध यण आयादि, दीर्घ गुण वृद्ध यण आयादि, ये क्रम याद रखिएगा। दीर्घ संधि में क्या होगा, एक ही प्रकार के वर्ण, एक ही प्रकार का, मतलब यहाँ हस्व दीर्घ, दीर्घ दोनों से मतलब है, हस्व चाहे आ जाए एक तरफ, चाहे दीर्घ आ जाए, वो क्या होगा, दीर्घ। अभी हम विस्तार से इसको एक एक बार और चर्चा करेंगे, पहले हम इसको शॉर्ट में पूरा स्वर संधि समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ है। अब जैसे देखिए आप गुण संधि, दीर्घ संधि में क्या मतलब हुआ, समान वर्ण दोनों तरफ आए, दोनों तरफ कैसे वर्ण आए, समान वर्ण आए, और बनेगा हमेशा क्या, उनसे बनेगा, हमेशा बनेगा उनसे दीर्घ, हमेशा बनेगा उनसे दीर्घ। अब गुण संधि क्या है, इसमें क्या होगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा आ या क्या होगा, बड़ा आ। प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा या बड़ा होगा, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और क्या हो सकता है, री, री। अर्थात अगर छोटा आ और छोटी ई बड़ी ई से मिलते हैं तो क्या बनेगा, ए बनेगा। वहां देखिए आप दीर्घ स्वर में जब हम पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर, तो वहां भी हमने बताया था छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलेगा, जब छोटा बड़ा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा। और छोटा आ बड़ा आ जब री से मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा, क्या बनेगा, अर। जैसे मान लीजिए लिखा है सप्तधर ऋषि, तो क्या बनेगा, सप्तऋषि। समझाएंगे कि अर्र कैसे बनेगा, ये अक्सर लोग गलती कर जाते हैं यहाँ पर। और ये जो रा है ये स्वर रहित रा है, कैसा रा है, ये स्वर रहित रा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो बना, ये अगर था छोटा बड़ा से अगर छोटी बड़ी मिला तो क्या बना, ए। छोटा बड़ा से छोटा बड़ा मिला तो क्या बना, ओ। छोटा बड़ा से अगर ऋण मिला तो क्या बना, आर। बस इसको याद रखना है आपको। अभी देखिए क्रम से, छोटा बड़ा के बाद क्या आ रहा है, छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण। छोटा बड़ा के बाद क्या आ रहा है, छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण।
अब वृद्ध संधि देखेंगे। वृद्ध संधि ये क्रम याद रखना बस, दीर्घ के बाद गुण, गुण के बाद वृद्ध, वृद्ध के बाद यण, यण के बाद आयात। दीर्घ होगा मतलब व्यक्ति के दीर्घ होने से ही कुछ नहीं होता, क्या होना चाहिए उसमें, गुण होना चाहिए। अब गुण होगी तभी माना जाएगा कि वृद्धि हुई है, अन्यथा वृद्धि नहीं हुई है। तो दीर्घ, गुण, वृद्ध और फिर यण और लास्ट में आदि आता ही है, तो आप आयाद याद कर लीजिए। वृद्ध संधि में क्या होगा, वृद्ध संधि में इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। वृद्ध संधि में छोटा आ बड़ा आ के बाद, छोटा आ बड़ा आ के बाद, यहां पर क्या आया था, छोटा आ बड़ा आ के बाद आया था छोटी ई आए या बड़ी ई आए या छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए या फिर क्या है री आए, री आए। और यहां पर छोटा बड़ा के बाद री आ चुका है, यहां पर क्या है ए आए, आए आए, ओ आए या फिर आओ आए। तो अर्थात छोटा आ बड़ा जब ए आय से बनेगा तो वृद्ध है हमेशा बनेगा क्या, वृद्ध, अर्थात आय बनेगा, क्या बनेगा आय। यहां ओ से भी बहुत आसान है, यहां क्या बनेगा आओ। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है, इसको हम बहुत डिटेल में अभी करेंगे, एक एक संधि को अलग अलग, यहां पर केवल आप पहले समझ लें। तो अब देखिए यहां से फिर से शुरू से, दीर्घ में समान वर्ण आया, गुण में क्या हुआ, छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऋण आया। वृद्ध में क्या हुआ, छोटा बड़ा के बाद ए आय ओ आओ आया। देखिए छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण है, छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण, ए आय ओ आओ, खत्म यहीं पर स्वर। अब ये बना क्या, छोटा बड़ा से अगर ए आय मिल रहा है तो आय बनेगा, छोटा बड़ा से ए के बनेगा आओ बनेगा। यहां पर क्या बन रहा था देखा ही हमने। अब फिर आया कौन सी संधि, यण संधि, फिर आया यण संधि। अब यहाँ यण संधि क्या है ये देखना होगा। यण संधि या से, इसका या से अर्थात इसका नाम किससे, या से। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो छोटी ई और बड़ी ई, अगर किसी में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई आ रहा है और उसके बाद कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर अगर छोटी बड़ी के बाद छोटी बड़ी ही आ गया, छोटी या बड़ी में से कोई आ गया, तब तो कौन सा संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर समान वर्ण हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, असमान वर्ण। यहाँ पर छोटा ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, ए आ सकता है, आय आ सकता है, कुछ भी यहाँ पर असमान वर्ण आता है। तो कौन सी संधि, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ई या बनेगा, क्या बनेगा या। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद, यहां पर मैं छोटा ऊ बड़ा ऊ बनाऊं तो इसका मतलब ऊ के बाद अगर असमान वर्ण आता है तो ये वा बनेगा। और अगर री के बाद अगर कोई असमान वर्ण आता है तो ये क्या बनेगा, रा बनेगा। यहां पर छोटा बड़ा के बाद अगर री आ रहा था तो अर बन रहा था, यहां री के बाद अगर कोई असमान वर्ण आता है तो क्या बनेगा, वो रा बनेगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर मान लो छोटा ऊ आ गया तो ई और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, या बनेगा, या बनेगा। लेकिन छोटा ऊ जो यहाँ पर है उसकी मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ पर अगर ए आता तो यहाँ पर छोटी बड़ी या तो बना, लेकिन ए आया तो इस पर ए की मात्रा लग जाएगा। आया आता है यहाँ पर तो यहाँ पर ए की मात्रा लग जाता है। यहाँ पर बड़ा ऊ आता तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है। और यही सेम चीजें इसके साथ भी होती, मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर मान लीजिए बड़ा आ रहा होता तो यह क्या बन जाता, बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर ए आ रहा होता तो यहाँ पर ए की मात्रा, आय आ रहा होता तो यहाँ पर आई की मात्रा, मतलब जो जैसा यहाँ पर जिस तरह से वर्ण आएंगे, जिस तरह से स्वर वर्ण आएंगे उसी तरह की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। बाकी छोटी बड़ी किससे क्या बनेगा, या छोटा ऊ बना ऊ क्या बनेगा, वह ऋण क्या बनेगा, रा बनेगा। शर्त क्या है कि इनके बाद असमान वर्ण, इनके बाद क्या आना चाहिए, असमान वर्ण आना चाहिए। तो क्या बन जाएंगे ये। अब देखिए आयाद संधि। अगर प्रथम वर्ण ए आया है, आय आया है, ओ या आओ, तो ए का आय, ए का क्या बनेगा, आय, ओ का क्या बनेगा, आय, ओ का क्या बनेगा, आओ, आई का क्या बनेगा, आय, और आओ का क्या बनेगा, आओ। अब ये सब समझेंगे कि कैसे बना, क्या बना। अभी आप केवल इतना जान लीजिए बस। ए का क्या बना, आय का क्या बना, आय, ओ का क्या बना, आओ का क्या बना, आओ। तो इस तरह से ये स्वर संधि जो है, एक एक चीज समझाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हलंत क्यों लगा हुआ है, किस तरह की प्रक्रिया, मतलब ए के बाद कोई असमान वर्ण आ जाए क्या बन जाएगा, ए आय में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन वही होगी जैसे मान लो ए के बाद छोटा ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी। अगर ए के बाद बड़ा ऊ आ रहा है तो यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ आय है, यहाँ पर छोटा ऊ आ रहा है तो यहाँ पर मात्रा लग जाएगी। इस तरह से ए किसमें बना, आय किसमें बना, आय में, ओ किसमें बना, आओ में, आओ से क्या बना, आओ में।
तो आय आय आओ आओ ये बनेगा अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आय ओ औ आता है तो इस तरह से ये स्वर संधि हुई। अब इसमें हम एक एक संधि को पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो अब फिर से एक बार समझ लीजिए। फिर स्वर संधि में एक चीज स्पष्ट है कि संधियों का जो मेल होगा उस स्वर संधि में वो क्या होगा, दोनों तरफ स्वर ही होंगे। अब पहली चीज दीर्घ संधि में क्या होगा, समान वर्ण होंगे दोनों तरफ। गुण संधि में क्या होगा, एक पहले छोटा बड़ा होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। अब इधर क्या होगा, छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो ऋण, क्या बनेगा अभी फिर से एक बार चर्चा करेंगे। वृद्ध संधि में क्या होगा, छोटा बड़ा के बाद ऋण तक हो चुका, ए आय ओ आओ आएगा। यण में क्या होगा, आप देखें कि क्या होगा, यण संधि में क्या होगा, छोटी बड़ी के बाद भिन्न स्वर आता है, छोटा हो बड़ा हो के बाद भिन्न स्वर आता है और ऋण के बाद भिन्न स्वर आता है। तो क्या होगा, क्या बनेगा, क्रमशः या व और रा बनेगा। क्या बनेगा देखेंगे अभी। अयादि संधि में आप देख चुके ये आय ओ आओ के बाद आय आय आओ आओ बनेगा। अब एक एक संधि को हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। जितने भी प्रश्न अभी तक यहाँ से आए हुए हैं उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब पहला हम लोग स्वर संधि में देखते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या है, तो दीर्घ संधि अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक ही प्रकार के वर्ण अर्थात समान वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। समान वर्ण अर्थात समान हस्व जुड़े या समान हस्व या दीर्घ जुड़े तो बनेगा क्या, हमेशा वो दीर्घ। अब इसमें कंडीशन कितनी हो सकती है, 4 कंडीशन हो सकती है। 4 कंडीशन मतलब क्या, अगर छोटा आ बड़ा आ किससे जुड़ रहा है, छोटा आ से या फिर बड़ा आ से, तो बनेगा क्या, हमेशा बड़ा आ। अर्थात छोटा आ बड़ा किससे जुड़ रहा है, छोटा आ बड़ा छोटा आ बड़ा से, अर्थात छोटा छोटा मिला तो बड़ा, बड़ा आ बड़ा मिला तो बड़ा, छोटा आ बड़ा मिला तो बड़ा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर छोटी बड़ी किससे मिल रहा है, छोटी बड़ी से, तो बनेगा हमेशा क्या, बड़ी। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ से, छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिल रहा है तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। हमेशा दीर्घ बनेगा, ये ध्यान रखना। अगर री जो है किससे मिल रहा है, री से मिल रहा है तो बनेगा क्या, री बनेगा दीर्घ री। ये तो यहां पर देखिए यही 4 कंडीशन बनेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ये 4 कंडीशन बन रही है। अर्थात छोटा छोटा मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा, छोटा बड़ा मिलेगा तो बड़ा, बड़ा बड़ा मिलेगा तो ये, और ऐसे ही यहाँ भी। तब इन्हीं के आधार पर अब हम यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग पहला ले रहे हैं इसमें पूर्ण धन आहुति, पूर्ण धन आहुति। अब यहां आप देखें तो यहां पर अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण छोटा आ है और यहां पर क्या है, बड़ा। छोटा आ बड़ा मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा। अर्थात छोटा आ और बड़ा आ मिलकर यहां पर क्या बन जाएगा, पूर्णाहुति। क्या बन जाएगा, पूर्णाहुति, पूर्णाहुति। ऐसे ही हम और शब्द देखें, जैसे मरण धन आसन, मरण धन आसन क्या बन जाएगा यहां पर, मरणासन, मरणासन। वीडियो पॉज करो, हम थोड़ा लिख लें तब फिर बताएं, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा लिख देते हैं बोर्ड पर। यहां पर हम देखें जैसे शीत धन आकुल, क्या हो जाएगा, सीताकुल। यहाँ पर छोटा यहाँ पर बड़ा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे अर्थात बड़ा। क्या हो गया, सीताकुल। यहाँ पर देखिए छोटा यहाँ पर बड़ा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा। अर्थात भय धन आनक क्या हो जाएगा, भयानक। भय धन आक्रांत क्या हो जाएगा, भयाक्रांत। सिंह यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, सिंहासन यहाँ बड़ा आ गया। पित्त धन आशय क्या हो जाएगा, पित्ताशय। प्रेम धन आसक्त क्या हो जाएगा, प्रेमासक्त। कुसुम धन आगम क्या हो जाएगा, कुसुमागम। गमन धन आगमन क्या हो जाएगा, गमनागमन, गमनागमन। सीमा धन अंत क्या हो जाएगा, सीमांत। कृपा धन अर्थ क्या हो जाएगा, कृपार्थ। ब्रह्मा धन अंड क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड। अब इस तरह से मान लीजिए साधन अर्थक है, साधन अर्थक क्या हो जाएगा, सार्थक। क्या हो जाएगा, अर्थक क्या हो गया, सार्थक। अब ऐसे ही मान लीजिए है रजनी धन ईश,
रजनी धन ईस, रजनी धन ईस। अब यहां पर आप देखें इधर भी बड़ी है इधर भी बड़ी है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी, और बन जाएगा ये रजनीश। क्या बन जाएगा, रजनीश। अब जैसा ऐसे ही मान लीजिए वधू धन उत्सव, तो क्या बन जाएगा, वधू धन उत्सव। क्या बन जाएगा, वधूत्सव। क्या बन जाएगा, वधूत्सव। इस तरह से अगर हम देखें तो, और इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जब मान लीजिए लिखा है परिधन, परिधन इच्छा, क्या हो जाएगा, परीक्षा। परिधन इच्छा क्या हो जाएगा, परीक्षा। परिधन इच्छा क्या हो जाएगा, परीक्षा। परिधन इच्छा, परीक्षा। ऐसे ही मान लीजिए लिखा है लक्ष्मी धन इच्छा, क्या हो जाएगा, लक्ष्मीक्षा। परिधन ईक्षण लिखा है, क्या हो जाएगा, परीक्षण। कवि धन इंद्र लिखा है, कवि धन इंद्र, ई प्लस ई क्या बन जाएगा, कविंद्र। तो इस तरह से ये जो है दीर्घ संधि हमारी समाप्त हुई। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको स्क्रीनशॉट मतलब लगाएंगे इस पर, आप पढ़िएगा उसको। आपके पास इतना समय होगा कि आप उसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकें, और ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी बहुत सारे एग्जाम्पल किसका, दीर्घ संधि का। अब दीर्घ संधि के बाद फिर हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में तो एक एक संधि हम लोग करेंगे बड़े डिटेल में, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, और खूब एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप प्रश्न पूछिएगा। दूसरी चीज जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस दिन स्वर संधि खत्म करेंगे हम, उसी दिन क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होगा और उस टेस्ट आप दीजिएगा, मतलब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो ठीक है, इतनी देर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।